Hello and welcome to Chehel Academy. In this video, we are going to cover the conflict between the two major European powers in India. So let's get started. But we are going to discuss the first Carnatic War. This is Anglo-French rivalry between the East India Company, British and France. First Carnatic War. Then we'll discuss about the second Carnatic War. And finally, we will finish with the third Carnatic War. बोथ फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये वॉर सिर्फ इसलिए लड़ी जा रही थी ताकि इंडिया के जो मेजर एरियाज हैं जहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर किया जाता है वो डिसाइड होगा कि इस वॉर में वो जो जीतेगा वो एरिया उन्हें मिलेगा। अब इसके अंदर जो वर्ड कार्नेटिक का यूज किया गया है ये कोरमंडल एरिया है और इसीलिए इस वॉर को जो कि तीन अलग अलग सीरीज में लड़ी गई ये नाम दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन इंडिया। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट सर क्या वो रीजन थे, कॉजेस कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये लड़ाइयां कंटिन्यूअसली चलती रही। सबसे पहला कॉज के पीछे प्रोटेक्शन इन एक्सपेंशन ऑफ ए कमर्शियल इंटरेस्ट। बोथ फ्रांस एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर कमर्शियलाइज एग्रीकल्चर करने के लिए आए थे। दोनों का इंटरेस्ट सेम था और दोनों को स्पाइसेस चाहिए थे, कॉटन चाहिए था और ये जब इंटरेस्ट दोनों क्लैश हो रहे थे यानी कि दोनों का ये मानना था कि सारा प्रोडक्शन जो है और सारा जो ट्रेड है वो एक पर्टिकुलर कंपनी के अंडर है, इन्हीं चीजों को लेके क्लैश हुआ और इन्हीं सबको हम लोग कार्नेटिक वॉर कहते हैं। अगर हम देखें तो इसके पीछे का एक और रीजन ये भी है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली साउथ इंडिया के अंदर और यूरोप के बीच में ये लड़ाई जो है लड़ी जा रही थी। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया जो है ये स्पाइसेस के लिए सबसे फेवरेबल एरिया था और इस वॉर के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था कि कौन सा पर्टिकुलर कंट्री इस साउथ एरिया के अंडर रूल करेंगी। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर यूरोप का इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इधर फ्रांस और इंग्लिश का रूल अगर हो जाए तो उनके पास काफी पैसा आ जाएगा ताकि वो बाकी के एरियाज पे भी कंट्रोल करें। तो फुली अगर हम देखें तो इसके पीछे एक इकोनॉमिक रीजन है यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट और इन्हीं सारी चीजों को हमने कार्नेटिक वॉर में देखा कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस को यहां से बिल्कुल क्लोज कर देगी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क प्लस उनके पॉलिटिकल वर्क और साथ में ही उनकी इकोनॉमिक भी बहुत ही क्लोज वे में होगी यानी कि इंडिया में ही रहेंगे लेकिन पूरी तरीके से वो इकोनॉमिक को कंट्रोल नहीं करेंगे। इन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो कि स्टार्ट होता है 1742-48 यानी कि इसमें एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यह लड़ाई लड़ी गई, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस वॉर के अंदर काफी और चीजें भी इंक्लूडेड थी। अगर आप देखेंगे तो एंग्लो फ्रेंच रिवैलिरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो बेसिकली यूरोप से स्टार्ट हुआ। यूरोप के अंदर ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था। अब जब हम ऑस्ट्रेलियन की बात करते हैं तो ये एक आइलैंड है और इस आइलैंड के अंदर जो किंग के ऊपर रूल किया जाता था यानी किंग का ये था कि उसके अंदर सारी यूरोपियन कंपनीज और यूरोपियन पावर जो है वो इंक्लूड थे। यानी ये बताया जाता था कि ऑस्ट्रिया में कौन रूलर बनेगा उसका डिसीजन बाकी की यूरोपियन कंट्रीज लेंगी और उसमें से दो कंट्रीज ब्रिटिश भी थी और फ्रांस भी थे। तो हम ये मान सकते हैं कि यूरोप की लड़ाई जो है वो इंडिया में लड़ी गई। एक तो ये रीजन था कि पहले से ही क्लैशेस थे। दूसरा रीजन देखिएगा आप ये जानिए कि एंडेड इन 1748 के अंदर ये वॉर जब खत्म होती है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ एक्स-लॉ-चैपेल। इस ट्रीटी के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि अब बोथ ब्रिटिशर्स एंड फ्रांस यूरोप के अंदर नहीं लड़ेंगे और प्लस दूसरा ये डिसीजन ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो वॉर कंटिन्यूअसली चल रही है उसमें जो टेरिटरी जिस कंट्री ने भी कैप्चर किया वो उसको रिटर्न कर दी जाएगी। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो चीजें वादा की गई थी कि ये नहीं होंगी वो सेकंड कार्नेटिक वॉर में फिर वापस हुई यानी सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749-54 लड़ा गया। लॉर्ड डुप्लेक्स फ्रांस के सबसे बड़े गवर्नर जनरल थे और उनका मेन मकसद था कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना यहाँ पे एक्सपेंशन करना चाहते थे
इंक्रीज करना चाहते थे पावर, और फ्रांस को पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे कि साउथर्न इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रांस को कंट्रोल करने का मौका मिले। लॉर्ड डुप्लिक्स के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये पहले हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को इनिशिएट किया, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और फ्रांस जो है सपोर्ट कर रहे थे कि मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब जो है वो डेक्कन और कार्नेटिक में रूल करें। इससे फायदा ये था कि दोनों पावर अगर ये मिल जाएंगे तो रूल करने में इजी होगा। यानी यहां पे हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से बोथ फ्रांस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेक्कन और कार्नेटिक में अपने अपने हिसाब से रूलर को चुनना चाहते थे। वाइल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश की तरफ से वो चाहते थे कि नासिर जंग और अनवरुद्दीन जो है वो रूलर बने, और इसको लेके कार्नेटिक वॉर की शुरुआत हो गई। तो यहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि एक लोकल वॉर बिटवीन द नवाब्स को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू ए फ्रेंच एंड ब्रिटिश वॉर। और इसमें लड़ाई इस चीज की थी कि अगर अपने हिसाब से चुने गए लोगों को हम रखेंगे तो हमारे पास जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर इंग्लिश लोग के यहां से नासिर जंग बन जाता है तो उनके लिए ट्रेड साउथ में करना बहुत इजी होगा। थर्ड कार्नेटिक वॉर का एंड जो है वो आप देखेंगे जब बैटल ऑफ वेंडीवैश यहां से कंप्लीट कर दिया जाता है और फ्रांस बिल्कुल हार जाएगी 1760-261, और फिर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसको फ्रेंडशिप ट्रीटी भी कहा जाता है, 1763, और इस तरीके से फ्रेंच वेयर अलाउड टू यूज इंडियंस सेटलमेंट फॉर कमर्शियल पर्पस ओनली। सो थर्ड कार्नेटिक वॉर के आते आते सिर्फ फ्रांस को यह कहा गया कि आप यहां पे सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और यहां से हम कह सकते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट था जहां से ब्रिटिश सुप्रीमेसी इंडिया के अंदर स्टार्ट हो गई। और इन थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि 1, 2 एंड 3 हुए, इससे क्लियर हो गया था कि अब आने वाले समय में इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल ही चलेगा। और फाइनली ब्रिटिश रूल 1947 तक चलता रहा, क्योंकि इन कार्नेटिक वॉर के बाद वो नवाबों पे भी अटैक करना शुरू कर देंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस को देखने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।